जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये भारत तथा विश्व के भूगोल का पार्ट 2 है। SSC MTS 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे 21 नंबर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 21 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पहला लिखा हुआ है केरल, फिर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र और फिर लिखा है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। लिंगानुपात का एक तरह से मतलब होता है कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं। आई होप आप बात को समझ रहे हो। यानी कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, जैसे उसको बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात। जैसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें थी 940 महिलाएं। यानी 1000 पुरुषों के लिए 940 महिलाएं, ये 2011 की जनगणना थी। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो है आपका केरल। और अगर पूछा जाए सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो भी केरल। ये दोनों पॉइंट 2011 की जनगणना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। यानी जो आपके ये बंदरगाह हैं उसमें से डायमंड हार्बर किस बंदरगाह को कहा जाता है। पहला लिखा हुआ है मंगलोर, फिर लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर, फिर लिखा हुआ है कोच्चि, फिर लिखा है कोलकाता। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी भारत का, वो कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या। पहला लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा राजस्थान, फिर लिखा केरल, फिर लिखा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप सब लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ जनता, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश ही है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाता है राजस्थान। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ भारत और श्रीलंका खालिस्तान बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, वो कौन से हैं। पहला लिखा है भूपेन हजारिका सेतु, फिर लिखा है सिसेरी नदी सेतु, फिर लिखा हुआ एडम्स सेतु, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी सेतु। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एडम्स सेतु। कहने का मतलब ये भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी एडम्स सेतु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम क्या है। यानी मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बनाया गया है। ठीक, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया, मतलब उसका वही है। कह रहे जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, इस महासागर का नाम क्या है। पहला लिखा हुआ अटलांटिक महासागर, फिर लिखा हिंद महासागर, फिर लिखा प्रशांत महासागर, फिर लिखा आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाला है आपका अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। यानी पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। पहला लिखा हुआ है देवदार, फिर लिखा हुआ है आबनूस, फिर लिखा हुआ है टीक और फिर लिखा हुआ है शीशम। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी देवदार। कहने का मतलब कह रहा है कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो देवदार वृक्ष जो होता है आपका, वो आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा है वर्षा को फिर खालिस्तान दिया नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। यानी बरसात को या वर्षा को किस उपकरण से मापा जाता है। पहला लिखा अल्टीमीटर, फिर लिखा है पिरानी गेज, फिर लिखा है बैरोमीटर, फिर लिखा है रेन गेज। तो आप समझ जाओ, आप रेन मीन्स क्या होता है, बरसात या वर्षा, तो रेन गेज से ही इसको मापा जाता है। ठीक, कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। यानी आपसे इसमें अब पूछा गया जनसंख्या घनत्व के बारे में। कह रहा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। ध्यान दो जरा, उससे भी कम पूछा गया। पहला लिखा हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा राजस्थान, फिर लिखा सिक्किम, फिर लिखा त्रिपुरा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सिक्किम। सबसे छोटा राज्य गोवा है आपका, और उसके बाद आता है आपका सिक्किम का नंबर। मैप में आप देखना चाहोगे तो नेपाल और भूटान के बीच जो हम लोग इस टाइप से मैप बनता है, ये हो गया नेपाल और ये ऐसे भूटान। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है आपका इतना नेपाल और ये है आपका भूटान, इसके बीच में ये जो जगह बच रही है यही है आपका सिक्किम। ठीक है ना। तो वही एक क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है। नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा राज्य स्थित है, वो सिक्किम है। और इसमें पूछा गया था कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वो कौन सा राज्य है आपका, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह फिर खालिस्तान में स्थित है। यानी वो कौन सा बंदरगाह है, या भारत का ऐसा बंदरगाह जो लौह अयस्क का निर्यातक है में स्थित है, यानी वो कहाँ स्थित है। पहला लिखा है उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ गुजरात, फिर लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा गोवा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ आप और समझो, जो भी राज्य आपके समुद्र के किनारे हैं वहीं पर बंदरगाह बने होंगे। बात समझ गए ना। अब देखो, या तो इसका उत्तर प्रदेश तो इसका कभी नहीं होगा, क्योंकि बंदरगाह आपके समुद्र के किनारे वाले राज्य में बने होते हैं। अब जो आपके शेष 3 राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो और चाहे महाराष्ट्र, ये तीनों समुद्र के किनारे बसे हैं। तो इन्हीं तीनों में से कोई ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश का तो कोई चांस है नहीं। फिर आपसे कह रहा है कि लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह वो कहाँ स्थित है, तो लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह आपका कहाँ स्थित है, गोवा में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का लिखा हुआ पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय फिर खालिस्तान में स्थित है। यानी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, पहला लिखा है कोलकाता, फिर लिखा हुआ पटना, फिर लिखा है दुर्गा, फिर लिखा भुवनेश्वर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता आपका भारत के पूरब में ही है, तो रेलवे का मुख्यालय या रेलवे जोन का मुख्यालय जो पूर्व में स्थित है वो है आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है। यानी लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से कौन अलग करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया। पहला लिखा है मिनिकॉय द्वीप, फिर लिखा हुआ है अमीन दीवी द्वीप समूह, फिर लिखा है रियूनियन हॉट स्पॉट और फिर लिखा हुआ डंकन मार्ग, इसको पैसेज भी कह सकते। तो ऑप्शन इसका डी ही सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, वो है आपका डंकन मार्ग या पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा हुआ 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखते हैं कि ऑप्शन इसके पहला लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ असम, फिर लिखा है झारखंड, फिर लिखा है सिक्किम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सबसे ज़्यादा अभी चर्चा की थी उत्तर प्रदेश। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक लिखा है जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े। पहला लिखा हुआ है जन्म दर, फिर लिखा है आयु, फिर लिखा है मृत्यु दर, फिर लिखा है प्रवास। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के प्रवास से जुड़े हैं। कौन सा घटक हो जाएगा सही, प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है कोरियोलिस बल किसके कारण होता है। पहले लिखा है सूर्य के प्रकाश, फिर लिखा है ज्वारीय तरंगे, फिर लिखा है पवन, फिर लिखा है पृथ्वी के घूर्णन उड़ान। तो इसका ऑप्शन, ये जीएस का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल लगता है, या कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, तो वो हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः फिर खालिस्तान होता है। पहला लिखा है शाम को, फिर लिखा है रात को, फिर लिखा है प्रातः काल सुबह, फिर लिखा है दोपहर में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। कह रहा है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है, तो वो होता है सुबह के टाइम, या फिर जिसको प्रातः काल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पहला लिखा हुआ चावल, फिर लिखा हुआ गन्ना, फिर लिखा मटर, फिर लिखा खीरा। तो सब लोग जानते हो चावल भी आपका 3 से 4 महीने के अंदर हो जाता है, मटर भी आपका इतने ही समय में, खीरा उससे भी जल्दी, और गन्ना को लगभग 1 समय लग जाता है, 1 साल का वर्ष। ठीक है ना। यानी आपसे पूछा गया लगभग 1 वर्ष का समय किस में लगता है, कौन सी वो फसल है, तो वो हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर
लिखा है भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। पहला लिखा हुआ है 5, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 7। तो इसकी चर्चा हम लोग 2022 के जब हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे 11 लेक्चर उसके पढ़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको ज़रूर देखिए। उनमें इन सारे क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल से बताया गया है। कह रहा भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं, तो वो हैं आपके 7 देश। इसके पहले यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है पहले उसको देखिए, और उसके बाद 2022 के जितने भी भारत तथा विश्व के भूगोल के आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, काफ़ी नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है। पहला लिखा है अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर लिखा है अपलाचियंस, फिर लिखा हुआ है वोस्गेस, फिर लिखा हुआ है एल्प्स। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी एल्प्स। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है, वो लिखा है एल्प्स, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लिखा है निम्नलिखित या निम्न में से कौन तलछटी चट्टानों का उदाहरण, यानी तलछटी चट्टानों का उदाहरण कौन सा है। पहला लिखा हुआ है संगमरमर, फिर लिखा हुआ है बलुआ पत्थर, फिर लिखा हुआ है स्लेट, और फिर लिखा है ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बलुआ पत्थर। कहने का मतलब आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन तलछटी चट्टानों का उदाहरण है, तो तलछटी चट्टानों का उदाहरण है आपका बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक दिया यानी खाली स्थान। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन है। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कह रहा है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन है। पहला लिखा मुंबई बंदरगाह, फिर लिखा हुआ कांडला बंदरगाह, फिर लिखा तूतीकोरन बंदरगाह, और फिर लिखा विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह। यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो ये था इसका पार्ट 2 भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 के। यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम इसी तरीके मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।